हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई क्लास लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है वैदिक काल। और वैदिक काल पर आधारित हम अब तक 21 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 22 से शुरू करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप एंजॉय करेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, कंटेंट पे कमांड भी आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन के अर्थ में वर्ण शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? किसके आधार पे? जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। ठीक है, जन्म आधारित। तो ऑप्शन देखिए, ए 10, बी 5, सी 1, डी एक बार भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक बार भी नहीं, क्योंकि जब भी वर्ण की बात हुई है वो कर्म के आधार पर हुई है, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था मेहमान? तो ऋग्वेदिक देवता का नाम बताना है जिनको अतिथि कहा गया। अतिथि का अर्थ आप पहले से जानते होंगे, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी सोम। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है अग्नि। अग्नि जो है वो ऋग्वेदिक देवता में से एक है और उनको अतिथि कहकर जो है संबोधित किया जाता था और अतिथि का अर्थ मेहमान होता है, ये आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मैं स्त्रोतों का गायक हूँ, मेरे पिता वेद हैं और मेरी माता पत्थरों से अनाज पीसती है। हम लोग विभिन्न कार्यों के जरिए धन पाना चाहते हैं। यह छंद ऋग्वेद के किस मंडल में है? बहुत प्रसिद्ध छंद है, इसको ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा अभी अभी। ठीक है, और मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ आपके लिए, ए फर्स्ट, बी 10th, सी 2nd, डी 9th। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, 9th। ये जो छंद है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। किस में है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ठीक, और ये क्या चिन्हित करता है, क्या पता चलता है इससे? कि एक ही परिवार के सब लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, है ना। जो वो खुद को गायक बता रहा है, पिता उसके वेद हैं, माता जो है वो पत्थर से अनाज पीसती हैं। तो एक ही परिवार के लोग अलग अलग तरीके से धन कमा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेदिक समन संभवता थे। ऋग्वेदिक समन, समन यहाँ शब्द आया है, इसका अर्थ मैं आपको अभी बता देती, लेकिन फिर आंसर आपके लिए गैस करना आसान हो जाता। पहले हम देखेंगे ऑप्शन। ऋग्वेदिक समन जो है संभवता थे, क्या थे ये पता करना है। विभिन्न पारलौकिक पहलुओं पर परिचर्चा करने वाली धार्मिक मंडलियाँ, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाली लोकप्रिय संस्थाएं, सांसारिक जीवन को त्याग कर परलोक को महत्व देने वाले सन्यासी, विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच होने वाले मुठभेड़। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाली लोकप्रिय संस्थाएं जो है वो ऋग्वेदिक समन कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ऋग्वेदिक समन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद ने दासों का वर्णन कैसे किया है? मतलब किस तरीके से बताया है कि दास कैसे होते हैं? फर्स्ट देखिए, अव्रत अर्थात जो देवताओं के आदेशों का पालन नहीं करते थे, अक्रतु अर्थात जो यज्ञ नहीं करते थे, मिद्रवाचा अर्थात जो अप्रिय भाषी थे, कृष्णा त्वच अर्थात जो श्याम वर्ण के थे यानी काले थे। तो सही उत्तर का चयन निम्नांकित कोटों में से कीजिए। तो पहले जो हमने ऑप्शन पढ़े, मुझे ये सभी जो है ठीक लग रहे हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड, फोर्थ छोड़ दिया इसमें। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, तो इसमें फर्स्ट छोड़ दिया है इन्होंने, तो दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सी देखिए, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें थर्ड छोड़ दिया तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है, क्योंकि सारी ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, सभी दासों का वर्णन कर रही हैं।
ऋग्वेद में इसी तरीके से दासों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक शब्द कुल्य का अर्थ था। शब्द जो कुल्य इस्तेमाल हुआ है ऋग्वेद में, ये किसके लिए हुआ है, क्या मतलब है इससे? ए, दावने की मशीन, बी, विशेष प्रकार का एक पोशाक, आगे देखते हैं, लोहे की एक तलवार, सिंचाई के लिए एक नहर। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, सिंचाई के लिए एक नहर। ये होता है कुल्य का अर्थ। किसका अर्थ है ये? कुल्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के हिरण्य पिंड और मानस थे, क्या थे? हिरण्य पिंड और मानस से क्या याद आता है आपको? ऑप्शन देखिए, ए, मृतात्माओं को दिए गए उपहार, बी, निश्चित मूल्य वाले स्वर्ण टुकड़े या आभूषण, सी, याज्ञिक समारोहों के प्रभारी अधिकारी, डी, पापों के शमन के लिए धार्मिक नैवेद्य। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, निश्चित मूल्य वाले स्वर्ण टुकड़े या आभूषण हीरे पिंड और मानस कहलाते थे। क्या कहलाते थे? हीरे पिंड और मानस कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे खगोलीय, वायुमंडलीय एवं पार्थिव तीनों भागों में रखा गया है? ऋग्वैदिक देवता हैं जिन्हें तीनों भागों में रखा गया है। ऑप्शन सुनिए, ए, तवशस्त्री, ऑप्शन बी, विष्णु, ऑप्शन सी, वरुण, ऑप्शन डी, घोष या ध्योस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, तवशत्री। तवशत्री को जो है खगोलीय, वायुमंडलीय, पार्थिव तीनों भागों में रखा गया है और ये एक ऋग्वैदिक देवता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा द्वारा 23वें तीर्थंकर के रूप में ज्ञात पार्श्वनाथ किस राज परिवार के थे? ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है, आसानी से नहीं मिलता है इसका आंसर। ए, मगध, बी, विदेह, सी, कौशल, डी, काशी। तो पार्श्वनाथ जो है वो काशी परिवार के थे, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का पहली बार उल्लेख करता है। क्या कह रहे हैं कि ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का पहली बार उल्लेख करता है। किंतु एक अन्य वैदिक पुस्तक भी उसी कहानी को दोहराती है। उस पुस्तक का नाम है, क्या नाम है उसका? ए, अथर्ववेद, बी, शतपथ ब्राह्मण, सी, बृहदारण्यक उपनिषद, डी, छंदोग्य उपनिषद। तो सही आंसर है सी, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मणोदय क्या थे? उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मणोदय क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ए, अपने हितों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के आंदोलन, बी, विभिन्न पुरोहित वर्गों के बीच वैवाहिक गठबंधन, सी, आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए की गई तपस्याएं, डी, राजा जनक जैसे शासकों द्वारा आयोजित वाद विवाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, राजा जनक जैसे शासकों द्वारा आयोजित वाद विवाद। तो ब्राह्मणोदय से हम कुछ और ही गैस कर लेते हैं, कहीं और ही हमारा पहुंच जाता है कि ब्राह्मणोदय की बात हो रही है तो ब्राह्मण की बात हो रही होगी, जो पंडित हैं उनकी बात हो रही होगी। नहीं, ब्राह्मणोदय बेसिकली क्या है, वो वाद विवाद हैं जो राजा जनक जैसे शासक आयोजित करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक देवी क्षय, विनाश और मृत्यु की मूर्ति थी? किस किस की? विनाश, क्षय और मृत्यु की मूर्ति थी। ए, अदिति, बी, नीरति, सी, सावित्री, डी, आर्यानी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, नीरति जो है वो वैदिक देवी हैं और ये क्षय, विनाश और मृत्यु की मूर्ति थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी अनार्य जनजाति दक्षिण भारत की थी? किस में वर्णन है? ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन है इसका, और ये क्या है? अनार्य है और है कहाँ की? दक्षिण भारत की। तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है ये। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दे पाना आसान नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। फर्स्ट आंध्र, सेकंड पुंद्र, थर्ड पुलिंद, फोर्थ सबर और फिफ्थ मुतीब। तो इनमें से कौन कौन सी आपको दक्षिण की समझ में आ रही है? अंदाज़ा लगाएं अगर तो
पुनर जो है उसका जिक्र तो बार बार साउथ में ना होकर हमने देखा है कि जब हम ये उत्तर भारत के बारे में पढ़ते हैं तो पुनर का जिक्र आता है ना। मुतीब के बारे में भी हम कह सकते हैं कि मुतीब का जिक्र भी हमने नहीं सुना है नॉर्थ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुना नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी निजी बात कहूँ तो मैंने तो इसको सुना ही नहीं, मेरे लिए अननोन है। फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देती हूँ क्योंकि इसके बारे में मालूम नहीं है। अब फर्स्ट को देखें आंध्र, तो ये साउथ से जुड़ा महसूस होता है। पुलिंद जो है, पुलिंड कहेंगे इसको अगर, तो ये भी साउथ से जुड़ा है। और सबर जो है ये भी साउथ से जुड़ा है, यानी कि तीन चीज़ें, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो हैं वो दक्षिण भारत से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नांकित कूटों में से उत्तर चुनें। अब हमें कुछ दे दिए हैं ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग देखना है। उपयुक्त सभी, सभी तो नहीं है। बी में है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये नहीं है। सी में है फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ, यही आंसर है क्योंकि हमने देखा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो हैं वो दक्षिण भारत से जुड़े थे। ठीक है, और डी जो है वो तो अपने आप में एलिमिनेट हो जाता है, फिर भी मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ देती हूँ, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभवतः ईसा पूर्व 8वीं सदी के प्राचीनतम उपनिषद समूह निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? यानी कि ईसा पूर्व 8वीं सदी में जो प्राचीनतम उपनिषद समूह थे उनको हमें पहचानना है, इसमें से वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बृहदारण्यक, सेकंड छंदोग्य या छांदोग्य, थर्ड ऐतरेय, फोर्थ तैत्तिरीय, फिफ्थ कौशिकी, सिक्स्थ मांडुक्य और एट्थ है मैत्री। तो इनमें से बृहदारण्यक जो है वो 8वीं सदी का है, ऐतरेय 8वीं सदी का है, कौशिकी 8वीं सदी का है, छांदोग्य 8वीं सदी का है, तैत्तिरीय 8वीं सदी का है। मांडुक्य और मैत्री जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक, निम्नांकित कूटों में से उत्तर चुनें। अब अगर आपको ये मन में आ रहा हो कि हमें कैसे पता होगा कि कौन से जो हैं वो 8वीं सदी के हैं या नहीं, उपनिषद प्राचीनतम है या नहीं, ईसा पूर्व 8वीं सदी के हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। आप चाहें तो जाके मेरा जो लेक्चर है वो भी देख सकते हैं, इस चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और सी, डी में से मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, हमें मालूम हो गया है पहले ही कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा नॉइज़ हुआ था, उसके लिए खेद है मुझे। अब आगे शायद मैं उम्मीद रखती हूँ कि नॉइज़ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैदिक ऋचाओं में आर्यों की भरत नामक जनजाति के शासक सुदास एवं अनार्य नरेश के मध्य लगातार लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का उल्लेख है। उक्त अनार्य नरेश था। तो इस सेंटेंस में आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया। कैसे, ज़रा देखिए, मैं एक बार और पढ़ती हूँ कि वैदिक ऋचाओं में आर्यों की भरत नामक जनजाति के शासक सुदास, किसके? सुदास, यहाँ नाम दे दिया गया है, शासक हैं सुदास, एवं अनार्य नरेश, यहाँ अनार्य नरेश कह दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है। अनार्य नरेश के मध्य लगातार लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का उल्लेख है। उक्त अनार्य नरेश था। तो ये जो ऊपर अनार्य नरेश की बात की गई है, ये उक्त अनार्य नरेश था, कौन था ये हमें बताना है। ए पुरंदर, बी दिवोदास, सी नासत्य, डी मितानी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, दिवोदास। ठीक है, वो जो उक्त नरेश हैं, अनार्य नरेश जो हैं जिनके बारे में बात की गई है यहाँ, वो असल में कौन है? दिवोदास हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ए ऋग्वेद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है एशिया माइनर के किस स्थान में मिला है? ए साइलिशिया, बी बोगासकोई, सी हित्ती, डी यूफ्रेटाइड। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है बोगासकोई। क्या है? बोगासकोई। तो 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है और एशिया माइनर के स्थान पर मिला है। तो एशिया माइनर के बोगासकोई से मिला है। ये कहाँ से मिला है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको अब तक याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र की रचना मूलतः की गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की मूल रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद को आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी ऋग्वेद। तो गद्य में जो लिखा गया है यजुर्वेद को लिखा गया है, तो ऑप्शन सी यजुर्वेद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों के प्रसार का क्या परिणाम नहीं हुआ? यानी जब आर्य फैलना शुरू हुए, उनका प्रसार हुआ, तो कौन सी बात इनमें से नहीं हुई? कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें से कौन सी सही नहीं है, उसके आधार पर आपको आगे आंसर देना होगा। और ऑप्शन ए सुनिए, नवीन भौगोलिक क्षेत्रों का विकास, ये तो हुआ था, सही है। ऑप्शन बी देखिए, प्रधानतया कृषि जन्य अर्थव्यवस्था का उदय। ये भी हम देखते हैं कि लोग जो है कृषि करने लगे थे बाद में। हमें बताना है क्या नहीं हुआ था, ठीक है। मगध में लोहे के विशाल भंडार की खोज से प्रौद्योगिक प्रगति, ये भी हुआ था। दस्तकारी विशेष में निपुणता और ज्ञान की विधाओं में विशेषज्ञता के आधार पर जाति व्यवस्था का उदय, ये गलत है, ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? ए ऋग्वेद, बी ब्राह्मण, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है इसका। ब्रह्मसूत्र में इसके बारे में बात की गई है कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। ये विचारधारा हमें जो मिलती है ब्रह्मसूत्र में मिलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी पुराण। तो वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है, वो है पुराण। क्या है? पुराण। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बेमेल है? यानी कि इनमें से कौन वैदिक साहित्य नहीं है, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन ए स्मृतियाँ, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी आरण्यक। तो ऑप्शन ए जो है स्मृतियाँ, ये सही आंसर है क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये बेमेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में किस देवता का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी घोष या धोष। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है इंद्र। इंद्र का जो है 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के देवता हैं ये, और 250 सूक्तों में इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? ए अनाज, बी मुद्रा, सी गाय और डी दास। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। गाय जो है वो विनिमय के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सोचेंगे कि गाय नहीं होगी, दास हो सकता है, हालांकि उस टाइम दास चलते ही नहीं थे। और मुद्रा सोचें तो मुद्रा भी नहीं चलती थी। अनाज हम सोच सकते हैं, लेकिन अनाज भी इतना अहम नहीं था। गाय इसलिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ऋग्वैदिक युगीन नदी पुरुषुणी का महत्व क्यों है? ए सर्वाधिक पवित्र नदी होने के कारण, बी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख होने के कारण, सी दशराज्य युद्ध के कारण,
डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। दशराज्य युद्ध के कारण जो है पुरुषनी नदी का महत्व है, क्योंकि यह युद्ध जो है इसी नदी के किनारे लड़ा गया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आज मैं इसको यहीं रोकती हूँ। अब फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 48 से जो है आगे करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को खूब खूब सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।